कैश फ्लो स्टेटमेंट के इस भाग में हम फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट का अध्ययन करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 लेखा मानक संख्या 3 जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के संबंध में व्याख्या करता है। उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट किस तरह से बनाया जाना चाहिए, किन किन मदों को शामिल करना चाहिए और किस प्रकार होना चाहिए, ये पूरा वर्णन करता है। किंतु उसमें कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए नहीं दिया हुआ है। फिर भी कैश फ्लो स्टेटमेंट के दो तरीके यूज किए जाते हैं, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट प्रत्यक्ष विधि और अप्रत्यक्ष विधि। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रत्यक्ष विधि में कैश फ्लो स्टेटमेंट किस प्रकार बनाया जाता है। प्रत्यक्ष विधि में कैश फ्लो स्टेटमेंट किस प्रकार बनाया जाता है। तो प्रत्यक्ष विधि जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की, कैश फ्लो को 3 भागों में अपन ने विभाजित किया था। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और तीनों एक्टिविटीज का जो नेट रिजल्ट है वो नेट कैश इनफ्लो और आउटफ्लो के रूप में प्रदर्शित होता है। यहाँ जो अपन ने जो पहली एक्टिविटी है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये डायरेक्ट मेथड में किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। इसमें कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से मतलब है जो एक क्रियाएं जिससे व्यापार जिनके संबंध में व्यापार का परिचालन होता है, व्यापार का मुख्य बिजनेस होता है, उसके संबंध में कैश फ्लो किस प्रकार जनरेट होता है। तो प्रत्यक्ष विधि में सबसे पहले देखेंगे अपन कैश रिसिप्ट फ्रॉम, यानी अपने को रोकड़ कहाँ से प्राप्त हुआ। सेल्स से प्राप्त होगा, बिक्री करेंगे उससे रोकड़ प्राप्त होगी तो उसको शामिल करेंगे। कमीशन और फीस के रूप में भी अपने को रोकड़ प्राप्त हो सकती है, कैश रिसिप्ट हो सकती है। कैश रिसिप्ट अपने को रॉयल्टी के रूप में भी हो सकती है और कैश रिसिप्ट अपने को इंटरेस्ट रिसीव्ड के रूप में भी हो सकती है। तो चारों जो आइटम हैं उनको अपन ने यहाँ शामिल किया और चारों का टोटल कर दिया। अब कैश पेमेंट्स किस किस के में करते हैं बिजनेस में, ऑपरेशंस में कैश पेमेंट्स किस किस का है। तो परचेजेज करनी पड़ेगी, वेजेज हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज हैं। ये सारे जो खर्चे हैं, मतलब अपन ने कैश इनफ्लो यानी जिससे अपने पास रोकड़ का प्रवाह होता है, अपने पास रोकड़ आती है, कैश अपने पास आती है, कैश जनरेट होती है, उनको शामिल किया पहले। उसके बाद अपन ने उनमें से चूंकि आइटम को अपन घटा रहे हैं इसलिए ब्रैकेट में दे दिया, तो उसमें जो पेमेंट्स हैं कैश के पेमेंट्स अपने को करने पड़ते हैं, परचेज के लिए है, वेजेज के लिए है और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस चाहे किसी भी नाम से हो, उनके लिए जो भी पेमेंट करते हैं उनको अपन घटा देते हैं। तो ये जो बचेगा, जो नेट रिजल्ट के रूप में रहेगा वो क्या होगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी कैश जो जनरेट हो रही है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की हो जाएगी। इसमें से अपन ने इनकम टैक्स जो पे किया, इनकम टैक्स पेड आइटम है वो घटा देंगे, तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो जाएगा। यहाँ हमें ये भी समझना जरूरी है कि जो कैश फ्रॉम सेल्स, यानी कि सेल्स से बिक्री से जो रोकड़ प्राप्त होती है, कैश प्राप्त होती है, उसकी कैलकुलेशन अपने को करनी हो तो कैसे करेंगे। तो इसमें कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स दोनों को शामिल किया है, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। अब क्रेडिट सेल्स से चूंकि शामिल किया है तो उसमें एड डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल एट द बिगनिंग, वो भी जोड़ देंगे। और लेस क्या करेंगे, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल्स एट द एंड। तो कैश जनरेटेड फ्रॉम क्रेडिट सेल्स आ जाएगा। मतलब क्रेडिट सेल्स में अपन यदि डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल एट द बिगनिंग जोड़ेंगे और क्लोजिंग घटा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम क्रेडिट सेल्स, यानी क्रेडिट सेल्स से अपने को कितनी रोकड़ प्राप्त होगी वो ज्ञात हो जाएगा। क्योंकि क्रेडिट सेल्स से रोकड़ प्राप्ति की मद आ गई अपने पास, कैश रिसिप्ट कितनी हुई, और कैश सेल्स की चूंकि कैश सेल्स तो कैश में ही होती है तो दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कैश फ्रॉम सेल्स आ जाएगी। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल सेल्स फ्रॉम, टोटल कैश फ्रॉम सेल्स आ जाएगा। इसी प्रकार अगर पेमेंट जो है कैश पेमेंट फॉर परचेजेस, परचेजेस के लिए कैलकुलेट करना हो अपन को, तो उसके लिए भी कैलकुलेशन का तरीका दे रखा है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लेंगे अपन, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, उसमें लेस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक और ऐड कर देंगे
क्लोजिंग स्टॉक। लेस करेंगे क्या, ओपनिंग स्टॉक, ऐड कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, तो टोटल परचेज आ जाएगी। यानी अपने को क्वेश्चन में अगर परचेज नहीं दे रखी है तो अपन इस तरह से भी परचेज कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस ओपनिंग स्टॉक एड क्लोजिंग स्टॉक, तो टोटल परचेज आ जाएगी। टोटल परचेज अपनी है ये आ गई, इसमें से इसके बदले नगद में कितनी की है ये कैलकुलेट करने के लिए ऐड करेंगे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल एट द बिगनिंग, शुरुआत की, यानी ओपनिंग जो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल हैं उनको अपन ऐड कर देंगे और क्लोजिंग जो बिल्स पेबल्स और क्रेडिटर्स हैं उसको लेस कर देंगे। तो ये करने के बाद जो टोटल कैश पेड फॉर परचेज, यानी कि परचेज के लिए जो टोटल कैश पे करना पड़ा है उसकी राशि ज्ञात हो जाएगी। अभी हमने जो कैश सेल्स और कैश रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिट सेल्स कैलकुलेट किया था उसको दूसरे रूप में अपने ग्राहकों से प्राप्त नगद राशि की गणना के रूप में ले सकते हैं। वही तरीका है, सेम वही मेथड है, केवल प्रेजेंटेशन का ढंग अलग कर दिया है इसको। इसमें कैलकुलेशन ऑफ कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, आइटम्स वही हैं, कैश सेल्स है, क्रेडिट सेल्स है। क्रेडिट सेल्स में ओपनिंग डेटर्स एंड बीआर बिल्स रिसीवेबल जोड़ दिए और क्लोजिंग घटा दिए। तो ये कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स यानी कस्टमर से नगद बिक्री के रूप में और उधार बिक्री के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई वो गणना हो जाएगी, जैसा कि अपन ने पहले भी ये किया है। अब लेनदारों और कर्मचारियों को नकद भुगतान की गणना करनी है, कैलकुलेशन ऑफ कैश पेड टू क्रेडिटर्स एंड एम्प्लॉइज। अगर ये कैलकुलेट करना पड़े तो उसके लिए क्या तरीका रहेगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट अपन कर लेंगे। इसके बाद उसमें ऐड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कर देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन टोटल खर्चे जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद ऐड करेंगे अपन इन्वेंट्री एट एंड यानी क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर देंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो लास्ट में है एंड में वो ऐड कर देंगे, ट्रेड पेबल्स यानी क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल्स एट बिगनिंग शुरुआत के जोड़ेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट बिगनिंग, ये 4 आइटम अपन जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद लेस क्या करेंगे, इन्वेंट्री एट बिगनिंग यानी कि ऐड किया था आपने एंड का तो यहाँ बिगनिंग का लेस कर देंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस एट बिगनिंग उसको लेस कर देंगे, ट्रेड पेबल्स यानी क्रेडिटर्स और बीपी एट एंड अंत का जो क्लोजिंग है उसको लेस कर देंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट एंड यानी क्लोजिंग को वहां ये भी लेस कर देंगे। तो ये लेस करने के बाद जो बचेगा कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉइज। अब कैलकुलेशन करेंगे अपन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की। कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इसमें कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यानी कि जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपने को दे रखे हैं उसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द बिगनिंग, जो अपने को ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एट द बिगनिंग यानी ओपनिंग जो भी हैं वो ऐड कर देंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस एट द एंड भी ऐड कर देंगे और लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द एंड यानी कि क्लोजिंग को लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो बिगनिंग का है उसको भी लेस कर देंगे। इस प्रकार जो बचेगा वो कैश पेड फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाएगा, जो वास्तव में कैश पेड किया है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए वो आ जाएगा। इसी प्रकार चुकाए गए आयकर की गणना, कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स पेड यानी कि आयकर की गणना, आयकर कितना चुकाया है नगद में उसकी गणना करनी होगी। तो पी&एल अकाउंट में अपने को नॉर्मली जो दिया हुआ होता है कि इनकम टैक्स से पी&एल अकाउंट से जितना चार्ज किया है उसमें इनकम टैक्स पेबल जो शुरुआत में था ओपनिंग था उसको ऐड करेंगे और क्लोजिंग को लेस कर देंगे, तो वो बचा हुआ आइटम जो बचेगा वो इनकम टैक्स पेड आ जाएगा। वास्तव में नगद इनकम टैक्स पेड की अमाउंट जो है कैश में वो कैलकुलेट हो जाएगी। अभी तक हमने समझा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जैसे कैलकुलेट करते हैं और उनमें जो कैश के आइटम्स होती हैं उनकी किस प्रकार गणना करेंगे ये समझ लिया। अब जो दूसरी एक्टिविटी है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो की गणना कैसे करेंगे, तो ये जैसे परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स है यानी कि परचेज अगर किसी स्थायी संपत्ति को खरीदेंगे तो ऐसी स्थिति में कैश का आउटफ्लो होगा, कैश का आउटफ्लो होगा यानी अपने पास से रोकड़ कैश जाएगी और बदले में फिक्स एसेट्स आएगी। तो परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स से आउटफ्लो हुआ, आउटफ्लो को अपन कैसे दिखाया है ब्रैकेट में दिखा दिया। वैसे ही परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है
वो भी आउटफ्लो है, तो अपन ने उसको भी ब्रैकेट में दिखा दिया। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स है तो कैश जनरेट होगी, अपने पास कैश आएगी, तो इसको अपन ने इनफ्लो मान लिया। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी इनफ्लो होगा कैश का। इंटरेस्ट अगर रिसीव्ड हुआ आपने को तो वो भी कैश का इनफ्लो है। डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है तो वो भी कैश का इनफ्लो है। तो इन सबको टोटल करेंगे और इनमें दोनों परचेज के जो आइटम है, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स एंड परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, दोनों घटा देंगे तो जो नेट अमाउंट बचेगा तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो जाएगा। यानी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से अपने को कितनी कैश जनरेट हुई है ये हो जाएगा। अब हम कैलकुलेट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो किस प्रकार जनरेट होगा, तो जैसे इसमें दिया है प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, यानी शेयर्स और डिवेंचर्स से को इश्यू करने से जो प्राप्ति होगी उसको कैश इनफ्लो में लिया है। उसी प्रकार प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, यानी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में कोई वृद्धि हुई है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग से जनरेट हुई है ड्यूरिंग द ईयर, तो उनको उनकी प्रोसीड्स को अपन ने इनफ्लो मान लिया। इंक्रीज इन बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, यानी कैश क्रेडिट और बैंक ओवरड्राफ्ट के बैलेंस में अगर इंक्रीज हुआ है तो इसका मतलब इनफ्लो हुआ है, तो वो भी अपन कैश इनफ्लो मानेंगे। रीपेमेंट किया लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का तो कैश का आउटफ्लो है, इसलिए इसको ब्रैकेट में शो कर दिया, कैश का आउटफ्लो शो किया है। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड डिवेंचर कैश का आउटफ्लो है। पेमेंट ऑफ फाइनेंस एंड लीज लायबिलिटीज भी आउटफ्लो है, अगर डिविडेंड पे किया है अपन ने तो वो भी कैश का आउटफ्लो है। इंटरेस्ट पेड किया है तो कैश का आउटफ्लो है। देखिए डिविडेंड रिसीव्ड था तब तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में वो था, इंटरेस्ट रिसीव्ड था तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में था, किंतु अगर डिविडेंड पेड और इंटरेस्ट पेड है तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कैश का आउटफ्लो है। इसी प्रकार जो बचेगा डिक्रीज इन बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, इंक्रीज होता है तो आउटफ्लो इनफ्लो है और डिक्रीज होगा तो आउटफ्लो हो जाएगा कैश का। और इस प्रकार इन सब का टोटल करेंगे, नेट रिजल्ट निकालेंगे तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होगा, जो कि इनफ्लो या आउटफ्लो दोनों ही रूप में प्रदर्शित हो सकता है। इस प्रकार अपन ने ये तीनों एक्टिविटीज जो हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तीनों के कैश इनफ्लो या आउटफ्लो की नेट अमाउंट कैलकुलेट कर दी। अब तीनों को जोड़ेंगे, तीनों एक्टिविटीज के अलग अलग जो अपन ने कैलकुलेशन किए उनको तीनों को जोड़ेंगे और तीनों को जोड़ने के बाद जो आएगा अपने पास वो नेट इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। यानी इनफ्लो है तो ज्यादा है तो इंक्रीज हो जाएगा, आउटफ्लो ज्यादा है तो डिक्रीज हो जाएगा। इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश और कैश इक्विवेलेंट्स में इंक्रीज और डिक्रीज ये शो करेगा, जिसमें ए में अपन ने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिया था, बी में अपन ने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज लिया था और सी में अपन ने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज लिया था। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ दिया तो ये नेट इंक्रीज और डिक्रीज आ गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में। अब इसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट द बिगनिंग अपन ने जोड़ दिया, अगर जोड़ देंगे इसमें नेट इंक्रीज और डिक्रीज जो ड्यूरिंग द ईयर है एबीसी तीनों का, तीनों एक्टिविटीज का, उसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बिगनिंग का जोड़ेंगे तो अपनी जो लास्ट में क्लोजिंग कैश बैलेंस है, कैश और कैश इक्विवेलेंट्स, वो कैलकुलेट हो जाएगा और यहाँ अपना आंसर टैली भी हो जाता है, क्योंकि जो क्लोजिंग बैलेंस अपने को दे रखा है उसके इक्विवेलेंट आना चाहिए। ओपनिंग बैलेंस जैसे ही जोड़ेंगे अपन तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाना चाहिए, जो कि अपने पास पहले से कैलकुलेटेड राशि होती है उससे टैली हो जाएगा। थैंक यू।